सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। वेलकम यू एन अध्ययन चैनल। दिस इज निहारिका, योर इंग्लिश गाइड मेंटोर और फॉर यूजीसी नेट फॉर योर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आपका कोई भी एग्जाम है टीजीटी पीजीटी का, मैं आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ इंग्लिश की तैयारी करवाने के लिए, आपकी इंग्लिश लिटरेचर की। इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के एग्जाम की, जो कि आप सभी को पता ही है कि आप लोगों को ये जो एग्जाम है आप लोगों का बहुत ही जल्द होने वाला है। वैकेंसी निकली है और इंग्लिश सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। आप लोगों के पास अच्छा खासा मौका है इस एग्जाम को कवर करने का और इस एग्जाम में क्वालिफाई करने का और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू की बात। जी हाँ, हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ आप लोग जो है इसमें हर क्वेश्चन के साथ उसके जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन, और प्रैक्टिस सेशन के साथ एमसीक्यू भी हैं और बहुत सारी नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर उस पीडीएफ को जरूर देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए ऐसे क्वेश्चंस की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो तो हमेशा ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का हमारा फाउंडेशन बैच जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हमारा एग्जाम बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में बताऊंगी। बट सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन लैंगलैंड्स पियर्स द प्लोमैन पायर्स अपीयर्स फाइनली एज। कैसे है, मतलब पेयर्स फाइनली एज कैसे अपीयर हुआ? चैरिटी, द होली ट्रिनिटी, जीसस, द गॉड समैरिटन। इन लैंगलैंड की जो पियर्स टू द प्लोमैन है, पियर्स जो है वो अपीयर कैसे होता है? चैरिटी के मतलब उसके रूप में है, होली ट्रिनिटी के रूप में है, जीसस के रूप में है, या फिर आप लोगों का द गुड समैरिटन के रूप में है? जल्दी से बताइए। सबसे पहले बात करेंगे पियर्स द प्लोमैन की। ये एक ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का हम वर्क जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उसकी बात करेंगे, तो इसका देखिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की इसमें बात कर रहे हैं। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो चैरिटी, द होली ट्रिनिटी, जीसस या फिर गुड समैरिटन, व्हाट विल बी द राइट वन? इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट? जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे आप सभी कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जी यस, द गुड समैरिटन आएगा, पियर्स द प्लोमैन आएगा, पियर्स क्या आएगा? द गुड समैरिटन इन लैंगलैंड्स पियर्स द प्लोमैन। एक इंपॉर्टेंट ये जो है वर्क है, और आप सभी को पता है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और वहां पर जब आप लोगों को जो सिलेबस आप लोग देखेंगे तो उन्होंने सीधा सीधा कहा हुआ है नॉवल है दिए हुए, ड्रामा दिया हुआ है, कुछ नहीं उन्होंने कहा कि आपको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, न्यू इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है। सो ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता देती हूँ पियर्स द प्लोमैन के बारे में। पियर्स द प्लोमैन जो था वो 1372 इसको लिखा गया है 1372-90 के अंडर, ठीक है, इसको इसमें लिखा गया है। इस इंग्लिश एलेगोरिकल नैरेटिव इसका हम लोग कहते हैं पोइम है बाय विलियम। इसको बाय विलियम किसने लिखा था? इसको विलियम लैंगलैंड ने लिखा था। इट इज कंसीडर्ड बाय मैनी क्रिटिक्स टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसको माना जाता है। एंड कैंटरबरी टेल्स के साथ साथ इसको हमेशा ही याद करते हैं। और इसको लिखा किसने था? बहुत बार आपको क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसको विलियम लैंगलैंड ने लिखा था। इसको इट वॉज रिटन बाय विलियम लैंगलैंड। तो ये अनदर क्वेश्चन है आपका जो कि आपको याद रखना है। लैंगलैंड ने इसको लिखा था, विलियम लैंगलैंड ने। विलियम किसने लिखा था? विलियम लैंगलैंड ने आपको लिखा था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, और इसका आंसर जो बनेगा, इसका आंसर बनेगा द गुड समैरिटन विल बी द राइट वन। यस, इसका आंसर डी ऑप्शन जो है वो राइट बनेगा। वेरी नाइस, आप लोगों को कुछ ना कुछ याद आया होगा। अब थोड़ा सा इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच कैंटरबरी पिलग्रिम वुड टेल इन ऑल 1 स्टोरी, 2 स्टोरीज, 3 स्टोरीज, या फिर क्या? जो कि आप सभी को पता है ये जो फेमस क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कैंटरबरी टेल से, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन लिया गया था? कैंटरबरी टेल से। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए किसने लिखा था, ठीक है। कैंटरबरी टेल को लिखने वाला कौन था? तो कोई और नहीं था, इसको लिखने वाले जेफरी चॉसर थे, ठीक है। कैंटरबरी टेल को लिखने वाले हमारे कौन थे? जेफरी चॉसर थे। चॉसर ने ये जो कैंटरबरी टेल है इसको लिखा। इसके अकॉर्डिंग जो है ईच पिलग्रिम, मतलब हर एक पिलग्रिम को क्या सुनानी है? स्टोरी सुनानी है। कितनी स्टोरी? 1 स्टोरी, 2 स्टोरीज, 3 स्टोरीज या 4 स्टोरीज सुनानी है? तो याद रखेंगे इसका हमारा आंसर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 4 स्टोरीज। हर एक पिलग्रिम को जो है 4 स्टोरीज सुनानी है। आई होप इतना समझ आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे।
कैसा लग रहा है क्वेश्चन? मतलब लग रहा है ना कि ऐसा क्वेश्चन आपको जैसे आ गया तो कैसे करेंगे? तो सॉल्व ऐसे करना है, याद रखना है जेफरी चौसर ने लिखा था कैंटरबरी टेल को, और इसमें कितने 17 कितने हैं आप लोगों का 1700 लाइन्स, ठीक है। इट वॉज रिटन इन 1700 लाइन्स। अनदर इंपॉर्टेंट आप लोगों को फैक्ट बता देती हूँ कैंटरबरी टेल का, जो कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी 17,000, माफ कीजिएगा 1700 का मैम 17,000, ठीक है। कितनी लाइन्स इसमें है 17,000 लाइन्स जो है इसको लिखा गया था। कितनी लाइन्स में लिखा गया 17,000 लाइन्स है कैंटरबरी टेल्स की। ये हमेशा याद रखें, ये अनदर क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन रेडी है सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज अ मैशिवलियन हीरो? मैशिवलियन हीरो किस प्ले में है? टेम्पलिन पार्ट 1, डॉक्टर फॉस्टर्स, जी ऑफ माल्टा, एडवर्ड 2। अगर आप लोगों को याद हो तो ये सारे प्लेस किसके हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पहले ये बताइए, जो आप लोगों को याद हो तो ये सारे के सारे प्ले किसके हैं? These all plays are written by क्रिस्टोफर मार्लो। ये सारे के सारे जो प्लेस हैं वो किसने लिखे हैं? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टोफर मार्लो आप लोगों के कौन है? जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं वो आप लोगों के रेस्टोरेशन, यस रेस्टोरेशन जी नहीं, रेनेसा के आपके बहुत बड़े फेमस प्ले राइटर हैं। विलियम शेक्सपियर तो आप लोग याद करते ही करते हैं, बट साथ साथ में आप लोगों को इनको भी याद करना पड़ेगा, क्रिस्टोफर मार्लो को, ठीक है। रेनेसा में तो इनके सारे ये प्लेज हैं। अब जियो ऑफ माल्टा में था या किस में था? तो याद रखिएगा मिशेलियन हीरो। तो मिशेलियन हीरो किस में आता है आप लोगों का? तो क्रिस्टोफर मार्लो के ही इस प्ले में आता है मिशेलियन हीरो जो है आपका, इसको एक इसमें आता है जी ऑफ माल्टा में आता है। और ये जो है रिटर्न है 1589 से लेकर, कब लिखा गया था? जी ऑफ माल्टा, और जी ऑफ माल्टा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा आपका हो जाएगा? जी ऑफ माल्टा हो जाएगा। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने लिखा था ये प्ले? ये लिखा गया था आपका मिशेलियन हीरो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बाय क्रिस्टोफर मार्लो ने। इसका राइटिंग ईयर जरूर याद करके जाइए। इसको लिखा गया है 1589 से इन बिटवीन 1589 और 1519, इसका जो आपका ईयर है लिखा हुआ, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो क्रिस्टोफर मार्लो ने ये प्ले लिखा था। अनदर फेमस प्ले, वैसे सारे के सारे फेमस ही हैं, बट इनके क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टर्स, टेम्पलिन, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार पढ़ लीजिए। वैसे पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेस हर मतलब प्रोफेसर जो भी बनना चाहता है उसको पता होना चाहिए। जी ऑफ माल्टा इज अ वेरी फेमस वन, सो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। स्टोरी सबको पता है ना जी ऑफ माल्टा की, है ना। चलिए बाकी आप लोगों को बता देती हूँ, यूजीसी नेट का हमारा जो बैच है आप लोग वो मतलब एकदम हमारा स्टार्ट है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, जैसे कि मैंने आप लोगों के बारे में आपको बताया है कि हर एक राइटर जो है मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। 1-on-1 ओरिएंटेशन आप इंटरेक्शन आप लोगों को मिलने वाला है क्लासरूम में। आप लोग जो है 1-on-1 जो है क्लास में इंटरेक्शन कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको वो क्वेश्चन नहीं पता लग रहा, डिटेल चाहिए, तो मैं आप लोगों को वो डिटेल जो है वो प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो आई होप इतनी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। सो वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स मूव। यस, आपका हरियाणा का भी इंग्लिश लिटरेचर का असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप लोग बैच बाय करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बैच जो है बाय कर सकते हैं। 999 आप लोगों की इस कोर्स की कीमत है। अगर आप लोग और ऑफर चाहते हैं इस पर तो NY10, ठीक है। कौन सा कूपन कोड लगाना है? आप लोगों को कैपिटल NY10 कूपन कोड का यूज करना है। इसको कोड को यूज कर आप लोग अपने बैच को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल बटलर हीट्स, कुछ याद होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय सैमुअल बटलर? रेलिजो लेलिसी, डेविड सिंपल, ह्यूडिबरेस, जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। जल्दी से बताइएगा किसने लिखा गया था? सैमुअल बटलर ने इनमें से क्या लिखा है? रिलीजो लेलिसी लिखा है, डेविड सिंपल लिखा है, ह्यूडिब्रेस लिखा है, जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। सो आप लोगों को याद होना चाहिए ह्यूडिब्रेस जो है किसका वर्क है? सैमुअल बटलर का वर्क है। कौन सा इनका वर्क है? सैमुअल बटलर का वर्क है, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए। अच्छा जल्दी से बता दीजिए मुझे किस ईयर में लिखा है? सैमुअल बटलर ने ये अपना जो वर्क लिखा था वो किस में लिखा था, किस ईयर में लिखा था, कौन सी सेंचुरी में? अगर आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सैमुअल बटलर हैं वो किस सेंचुरी के राइटर हैं, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन भी आ सकता है कि सैमुअल बटलर जो हैं वो किस सेंचुरी के राइटर हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे।
सो ये जो प्ले है ये 17th सेंचुरी में लिखा गया था बाय सैमुअल बटलर. सो ह्यूडिब्रेस विल बी द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स? इनमें से ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में जॉन मिल्टन ने कौन सी पोइम जो है वो लिखी है? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में आईएल पेंसरोसो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम ऑफ जॉन मिल्टन, लिसिडस ऑन द लेट मैस्कर इन दी पेडोमेंट. तो कौन सी पोइम लिखी है इन्होंने, आप लोगों को बता देती हूँ. इसको हम लोग जो कहेंगे ऑक्टोसिलेबिक, ठीक है. ऑक्टोसिलेबिक जो है इसको फर्स्ट टाइम जॉन मिल्टन ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था अपनी कौन सी पोइम में? आईएल पेंसरोसो में. जी, किसमें किया था इंट्रोड्यूस? जी मैं कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट में चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं. आईएल पेंसरोसो में. ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं राइट ऑप्शन इसका, ठीक है. ईयर बता देते हैं. 1645 टू 1646 में इसको लिखा गया था, ठीक है. सो आईएल पेंसरोसो को लिखा गया था 1645 से इसको स्टार्ट किया और 1646 में इसको जो है एंड किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विलियम कॉन्ग्रीव का. अच्छा, विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी. ये कैसे पोइट हैं जल्दी से बताइए मुझे. अगर आप लोगों को याद हो इनके ही कंटेम्प्रेरी का वर्ड, एक इनके कंटेम्प्रेरी का वर्क भी है. जो कंटेम्प्रेरी का नाम क्या है पहले तो आपको पता होना चाहिए. जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इनको कहते हैं, ये दोनों ही पोइट कौन से हैं? मेटाफिजिकल पोइट, ठीक है. ये कौन से पोइट आ जाते हैं जी? मेटाफिजिकल पोइट, ठीक है. मेटाफिजिकल पोइट जो है हम लोग इनको कहते हैं, ठीक है. मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय. अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन आपको ये नहीं आया किस क्या लिखा है. क्वेश्चन आया है नॉट रिटन बाय. वे ऑफ द वर्ड, द ओल्ड बैचलर, लव फॉर लव या रिलैप्स. जल्दी से बताएंगे आप लोग. जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या नहीं लिखा हुआ इन्होंने. इनमें से इन्होंने कौन सा जो प्ले है वो नहीं लिखा. द रिलैप्स इन्होंने लिखा है, किसने लिखा था? देखिए लव फॉर लव भी इन्होंने लिखा, द ओल्ड बैचलर भी इन्होंने लिखा, वे ऑफ द वर्ड भी लिखा. बट आप लोगों का ये जो द रिलैप्स है, ये रिलैप्स इन्होंने नहीं लिखा. अब इसको लिखने वाले कौन है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आप लोगों का. डी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन आएगा. एक्चुअली जिसको लिखा है ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है. क्या है ये? एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है. इस रेस्टोरेशन कॉमेडी को लिखने वाले कौन है? यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि रिलैप्स को लिखने वाला कौन है. तो रिलैप्स को जो ये वर्क है ये लिखने वाले हैं जॉन वेनब्रग, ठीक है. कौन है? जॉन वेनब्रग इसको लिखने वाले हैं. बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के हमेशा यूजीसी या फिर आपके एचपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों को हमेशा आएंगे, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बताइएगा मुझे. मूव ऑन हो. जॉन वेनब्रग, ठीक है. किसने लिखा था? रिलैप्स को. आगे अब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. द वे ऑफ द वर्ड, द ओल्ड बैचलर, लव फॉर लव, ये किसने लिखे हैं? विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखे हैं. ओके गाइज, ये किसने लिखे हैं? विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज अडेप्टेशन ऑफ फिलास्टर, रोमियो एंड जूलियट, एडवर्ड टू एंटोनी एंड सेलोपेत्रा. किसके वर्क्स हैं? ये हैं विलियम शेक्सपियर के. किसके वर्क्स हैं? विलियम शेक्सपियर के. तो क्या विलियम शेक्सपियर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे ड्राइडन? जॉन ड्राइडन क्या ये विलियम शेक्सपियर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे? ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा इंस्पायर थे विलियम शेक्सपियर से. बट अब इनका वर्क जो है उन्हें क्या जो कहा है, क्वेश्चन है ये अडॉप्टेशन किसकी है? लव फॉर लव किसकी अडॉप्टेशन है? ऑल फॉर लव ये किसकी अडॉप्टेशन है? जी. सो ऑल फॉर लव और द वर्ड विल लॉस्ट, ठीक है. आप लोगों को बताती हूँ. ऑल फॉर लव इसका दूसरा नाम क्या है? द वर्ड, दूसरा नाम है द वर्ड, एक सेकेंड, यस, इसका दूसरा नाम, इसी प्ले का दूसरा नाम आप लोगों को याद रखना है. ये प्ले ड्राइडन ने लिखा था, ठीक है. ये एक प्ले था. दिस वॉज अ प्ले. ओके गाइज, व्हाट वाज इट? इट वॉज अ हीरोइक ड्रामा. ऑल फॉर लव इज एन हीरोइक क्या था? ये ड्रामा. यस.
ये था हमारा क्या था, हीरोइक ड्रामा है, जो कि किसने लिखा है, हीरोइक ड्रामा, ये लिखा था हमारा जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन किसके, शेक्सपियर के वर्क से बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा था, एंटनी एंड सेलोपैत्रा। क्या वर्क आएगा, एंटनी एंड सेलोपैत्रा से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा था, सिलियोपैत्रा, ठीक है, लिखा था इन्होंने। एंड किस ईयर में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल फॉर लव किस ईयर में लिखा गया है, और इसका दूसरा नाम क्या है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा वर्ल्ड, अच्छा अब मैं बताती हूँ कि इसका नाम क्या है दूसरा, वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ठीक है, इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये लिखा है जॉन ड्राइडन ने लिखा था, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी डिटेल को समझ आई हो। ये दूसरा नाम है इसका, मतलब इसको एक तो देखिए ऑल फॉर लव भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, इसको हम लोग ऑल फॉर लव भी कहते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं कि इसका दूसरा नाम हम लोग एंटो, मतलब इसको दूसरा नाम जो दिया गया वर्ल्ड वेल लॉस्ट दिया गया, दोबारा समझा देती हूँ, ऑल फॉर लव भी कहते हैं। ये एक हीरोइक ड्रामा है जो कि ड्राइडन ने लिखा था, किस ईयर में लिखा था, 1677, ठीक है, इसको लिखा गया है 1677 में। किसने लिखा है, ड्राइडन ने लिखा, इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड वेल लॉस्ट, और हीरोइक ड्रामा है जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा। क्या इंस्पायर होकर लिखा था, एंटोनी एंड सिलोपात्रा जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं उससे इंस्पायर होकर लिखा था। तो इतनी सारी डिटेल आप लोगों को हर क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमेशा आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकता है आप सभी को, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रपोजेस अ पॉलिटिकल थियरी, इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो कि पॉलिटिकल थियरी की बात करती है जी, प्रिंसिपिया, लेवियंथन, एंटोनियन मेलंकनी, या फिर मेलंकोली, या फिर लिबर्टी और प्रोफेसिंग। जल्दी से बताइएगा मुझे कौन सी ऐसी बुक है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक प्रपोजेस अ पॉलिटिकल थियरी, किसकी बात करती है, प्रिंसिपिया, लेवियंथियन, या फिर आप लोगों का आएगा एंटोनी एंड मेलंकली, या फिर लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग। जल्दी से इनमें से जो बुक है आप लोगों को बताती हूँ, लेविंथियन, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल थियरी की बात करती है वो है लेविंथियन। कौन सी बुक है जो पॉलिटिकल थियरी की बात करेगी, बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आएगा। अब कुछ पॉइंट्स आप लोग इसमें याद रखेंगे, इसको लिखने वाले कौन थे, इसको लिखने वाले थे थॉमस होब्स, ठीक है, कौन लिखने वाला था इसको, थॉमस होब्स लिखने वाले थे। 15 इन्होंने 18 वेट ओके वेट गाइस वेट प्रॉब्लम, डोंट वरी, वी आर जस्ट रिजॉल्विंग दिस वन। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे है ना, चलिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रपोजेस अ पॉलिटिकल थियरी, इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो कि प्रपोज करती है पॉलिटिकल थियरी, तो मैंने बताया आपको लेवेंथियन है, ठीक है, लेवेंथियन है, थॉमस होब्स ने लिखी थी ये पोइम। अब इसमें बात होती है कि ये जो है थॉमस होब ने लिखी थी एंड पब्लिश किया गया था 1651 में, इसको 1651 में, और इसको 1580 8 to 1679 तक इसको कंप्लीट किया गया, ये इसका वर्क ईयर रहा है, ठीक है, 1679, और इसको पब्लिश ईयर इसका रहा है 1651, इसको जो है पब्लिश्ड किया गया, ओके, तब ये पब्लिश हुआ। लेवेंथियन जो है पॉलिटिकल थियरी की बात करती है, एंटोनी मेलंकनी नहीं करती, लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग नहीं बात करेगी, प्रिंसिपिया बिल्कुल नहीं बात करता, लेवेंथियन जो है पॉलिटिकल थियरी की बात करता है इनमें से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों को हमेशा पूछा जाएगा, चाहे आप लोगों को बीइंग अ लिटरेचर के स्टूडेंट्स आपको पता हो, या फिर इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं बताऊंगी वो आपको पता ही होना चाहिए किसने क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय विमेन, बाय अ वुमेन, इनमें से कौन सी जो बुक है वो किसने लिखी है, एक बाय अ वुमेन, विमेन ने लिखी है, सीधी सी बात है, किसने लिखी होगी, विमेन ने लिखी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, द वेल्थ ऑफ नेशंस। हाँ जी, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, या फिर द वेल्थ ऑफ नेशन। इनमें से कौन सी बुक जो है वीमेन द्वारा लिखी है, मतलब वीमेन राइटर हैं जिसने लिखी है, औरत के द्वारा लिखी गई है, दिल से बताइए, हु हैज रिटन। देखिए मैं आपको बताती हूँ, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, बोथ हैव बीन रिटन बाय मैरी
वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, ठीक है, किसने लिखा था? मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने इनको दोनों को लिखा है, याद रखेंगे, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ने इन दोनों बुक्स को लिखा है। मैंने आपको बताया ये फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर भी इनको याद रखना है आप सभी ने। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट को आप लोगों ने फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर भी जो है याद रखना है। कब लिखी थी ये बुक? इन्होंने लिखी थी 1792 में। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट किस पीरियड की राइटर है? रोमांटिक पीरियड की है, किस पीरियड की? रेनेसा की है, किसमें है? तो आप लोगों को याद रखना है ये रोमांटिक पीरियड की एक राइटर है, ठीक है, रोमांटिक पीरियड में ये जो है फेमस हुई थी। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट फर्स्ट फेमिनिज्म जो है इन्होंने लेकर आया था, फेमिनिस्ट भी इनको याद रखते हैं, फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर, ठीक है, क्लियर है। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन जो है ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार क्वेश्चन इसका आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीट होता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट इज अ रिलीजियस एलेगरी? जोनाथन स्विफ्ट की इनमें से कौन सी रिलीजियस एलेगरी है? द बैटल ऑफ द बुक्स, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, नॉवेल्स बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे उस समय, गुलिवर ट्रैवल या फिर टेल ऑफ टब, कौन सा है इनका रिलीजियस एलिगोरी है? तो अगर हम लोग गुलिवर ट्रैवल में देखते हैं, रिलीजन इतना नहीं कहा गया, पॉलिटिक्स की भी बात हुई थी इसमें रिलीजन की भी बात हुई है, इसमें पॉलिटिक्स की भी बात हुई है। मॉडेस्ट प्रपोजल, बैटल ऑफ द बुक्स या फिर टेल ऑफ द टब, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा? टेल ऑफ द टब, ठीक है। टेल ऑफ द टब जो है रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, मोस्ट स्टायर, इसमें वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिस्ट, ये भी वर्क इसका स्टाइलिस्ट है। वैसे जोनाथन स्विफ्ट स्टाइलिस्ट बहुत बड़े थे, आप सभी को याद होगा उनका जो नॉवल है गुलिवर ट्रैवल फेमस है और ये बहुत बड़े स्टाइलिस्ट हुए हैं। और टेल ऑफ द टब भी इन्होंने ही लिखा था। और जो टेल ऑफ टब में आप लोगों को बता देती हूँ, मोरल्स एंड एथिक्स की बात करता है, मोरल्स एंड एथिक्स की ये जो है वो बात करता है ऑफ इंग्लिश, मॉरल्स एंड एथिक्स ऑफ इंग्लिश पीरियड, मतलब इंग्लिश के लोगों के, इंग्लैंड के लोगों के मॉरल्स एंड एथिक्स पर ये स्टायर है, टेल ऑफ द टब, याद रहेगा। ये पॉलिटिकल स्टायर बिलीवर ट्रैवल भी है, टेल ऑफ अ टब इज अ रिलीजियस स्टायर, याद रखेंगे, ठीक है। कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप लोग? ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लेक? सॉन्ग ऑफ लॉस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। विलियम ब्लेक ने इनमें से which of the following is a visionary work by William Blake? Poetical sketches, The Vision of the Daughter of Eliban. ओके, तो इनमें से आप लोगों को याद रखना है, इसका जो आंसर होगा सॉन्ग्स ऑफ, इसमें नाम नहीं इन्होंने दिया गया, आप लोग देखिए इसमें पूरा नाम नहीं दिया, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इसका पूरा नाम आना था ना, ये जो है सॉन्ग्स ऑफ रिटन इन 1789 बाय विलियम ब्लेक, ठीक है, किसने लिखा है? विलियम ब्लेक ने लिखा 1789 में, याद हो गया होगा आपको अभी तक, इसके ईयर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन सभी डेट्स को याद रखना, ठीक है, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, ये फुल आप लोगों का ऑप्शन होता था, बी ऑप्शन इसमें राइट है। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। बाकी नेट का आप बैच जो है बाय कर सकते हैं, और आपका एचपीएससी का बैच भी हमारा रनिंग है, आप लोग बाय कीजिए अगर आप चाहते हैं, और फुल डिटेल में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पोप्स एन एसे ऑन मैन इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ लॉर्ड पेट्राई, थियोबाल्ड, लॉर्ड बोलिंगब्रोक या फिर लॉर्ड हार्वे। एन एसे ऑन मैन, जो कि हमें पता है कि हमारे कौन हुए हैं? पोप एलेक्जेंडर पोप ने, ये भी स्टायर बहुत फेमस हुए, तो लॉर्ड पिटाइट या फिर थियोबाल्ड या फिर लॉर्ड बोलिंगब्रोक, तो कौन सा आएगा? एसे ऑन मैन। जल्दी से आंसर दीजिएगा।
हाँ जी, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स देखती जा रही हूँ कि आप लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो आप लोग बताती हूँ अलेक्जेंडर पोप की बात करते हैं। अलेक्जेंडर पोप का आप लोगों को एक वर्क याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा था उसका, जैसे याद करने की जरूरत क्या है आप लोगों को। अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत फेमस है द रेप ऑफ द लॉक। ये स्टायरिस्ट बहुत बड़े हैं, ठीक है, उस समय के। इन्होंने लिखा है एन एसे ऑन मैन। इसे क्या है, ये फिलोसफिकल पोइम है। क्या है ये, फिलोसफिकल पोइम है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिलोसफिकल पोइम। ये कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी इन बिटवीन 1732 एंड 34 में ये पब्लिश हुई है, ठीक है। ये याद रखेंगे पब्लिशन वाला ईयर। अगर आपका 1732 आता है दैट्स ओके, 34 आता है दैट इज ऑल्सो ओके। एन एसे ऑन मैन, क्रिटिकल स्टायर था, हीरोइक कपलेट में लिखा गया, ठीक है। ये किस में लिखा गया था, हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। इतनी आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये जो एन एसे ऑन मैन है किसमें लिखा गया, हीरोइक कपलेट में लिखा गया, ठीक है। अब बात होती किसके ऊपर लिखा गया था, लॉर्ड बोलिंगब्रोक को ये एड्रेस किया गया था। ये जो आप लोगों का ये पोइम थी अलेक्जेंडर पोप ने एन एसे ऑन मैन, सो ये किसको एड्रेस किया है, लॉर्ड बोलिंगब्रोक को इन्होंने एड्रेस किया था। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? तो आप लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। Which of the following works by Johnson is an imitation of the 10th style of Juvenal? London, Vanity of Human Wishes, The Life of Savage या फिर Russell's? कहीं ना कहीं से याद आप लोगों को आया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉनसन इज एन इमिटेशन ऑफ 10th स्टाइल ऑफ जुवेनल? जुवेनल का इमिटेशन कौन सा था, लंडन, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, द लाइफ ऑफ सैवेज या फिर रेसल्स? सो ये जो पोइम लिखी गई थी ये लिखी गई थी 1749 में, ठीक है। पोइम का पूरा नाम है इमिटेशन ऑफ द 10th स्टाइल ऑफ जुवेनल। ये हमारा आंसर आएगा इसमें, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। चलिए, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड हुआ है। वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कि वर्क है द प्रिल्यूड, इट्स नॉन एज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं लिख दी थी। किस ईयर में इन्होंने मतलब क्या है अपेयर हुआ, 1806 में, 1850 में, 1860 में, 1798 में? अगर आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग 1798 कह रहे हैं तो बहुत ही गलत है आप लोगों का, क्योंकि अभी भी गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी आंसर इसका गलत देंगे। 1798 नहीं है इसका आंसर आना, उस तब वो हमारा हुआ था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, तो ये भी नहीं है। 1806 दे रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, 1806 भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। बट जो लास्ट में लिखा था फाइनल वर्जन, आप लोगों ने बुक पूरी क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, क्वेश्चन पढ़िए पूरा। द फाइनल वर्जन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर्ड इन 1798, 1806, 1850, 1860। तो हमारा कब हुआ था ये, 1850 में, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या आएगा आपका, 1850। इसका अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है गाइस? अब आप लोगों को आएगा प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? वी नो प्रिल्यूड एज द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ठीक है। इसको हम लोग जानते हैं ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड के नाम पर भी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है 1850 में। इसका जो है फाइनल वर्जन आया था। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। एनी डाउट एनीवेयर? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट आप लोगों को इसमें मैं जानकारी देना चाहूंगी। इसमें साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है इनका अनफिनिश्ड वर्ड जो था रेक्ल्यूज था, ठीक है। इनका अनफिनिश्ड वर्ड हुआ है रेक्ल्यूज, जो कि फिनिश नहीं हुआ। बट जो द प्रिल्यूड है वो इंट्रोडक्शन है, द फाइनल वर्क इनका इंट्रोडक्शन है रेक्ल्यूज का, बट वो फिनिश नहीं हो पाया। टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाय, किसने लिखा है? शेली ने, वर्ड्सवर्थ ने, कीट्स ने, बायरन में? जल्दी से आंसर दीजिएगा, किसने ये लिखा हुआ है?
टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफिनाइट इज रिटन बाय शैली। जी, किसने लिखा था? शैली ने लिखा, वर्ड्सवर्थ ने लिखा, कीट्स ने लिखा था, या फिर बायरन ने लिखा है? टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफिनाइट इज रिटन बाय शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन। जल्दी से आंसर दीजिएगा मुझे। जी, थकना नहीं है, बस दिमाग लगाइए, दे पाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर पाएंगे, आप लोग कर तो पाएंगे। टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफिनाइट इज रिटन बाय, ये बहुत फेमस लाइंस हैं, ठीक है, ये बहुत फेमस लाइंस हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की हो गई, शैली की हो गई, या किसकी हो गई? ये जो कोट है ये हमारा शैली का कोट है, ठीक है। ये किसमें लिखा था? पीबी शैली का कोट है। ये मैं आप लोगों को पूरी लाइन लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको पहले बता देती हूँ किसमें लिखा हुआ है। प्रोमिथस, प्रोमिथस, जी हाँ, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आप लोगों ने दिया हुआ इसका राइट ऑप्शन। का राइट ऑप्शन आएगा प्रोमिथस अनबाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करें। प्रोमिथस अनबाउंड जो है, इनकी एक पोइम हुई है, उसमें आया है टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफिनाइट, और पूरा इसका आएगा आप लोगों का टू फॉरगिव रॉन्ग्स डार्कर देन डेथ और नाइट। ठीक है, ये पूरी इनकी लाइन थी। टू फॉरगिव, जी, टू फॉरगिव, अगर आप लोग पूरा कर सकते हैं, रॉन्ग्स darker, yes, to forgive wrongs darker than death और नाइट, अगर आप लोगों को याद हो तो ये है ना। तो शैली का वर्क था, प्रोमिथस अनबाउंड इनकी पोइम हुई है, उसमें इन्होंने बात की है। इंस्पिरेशनल कोट है, टॉकिंग अबाउट द लव, वैल्यू ऑफ लव, टू सफर हुज विच होप थिंग्स इनफिनाइट, ठीक है। ए लव की बात करता है, किसकी बात करता है? ये कोट जो है, ये पोइम जो है प्रोमिथस अनबाउंड, किसकी बात करेगी? लव की बात करेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट रियली फेमस इजी क्वेश्चन, जिन्होंने एकदम, जब कहते हैं ना हम लोग किसी राइटर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी एकदम इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ जाती है। तो ये वाला जो कोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है। आंसर भी आप लोग बहुत जल्दी दे सकते हैं इसका, जल्दी से बताइएगा। इजी है गाइस, बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे इसका। चलिए, A thing of beauty is a joy forever, किसने लिखा था ये? A thing of a beauty is a joy forever, ये कहाँ पर लाइंस आती हैं? अगर आप लोगों को याद हो कुछ, ये लाइंस आप लोगों की आती हैं बिल्कुल। वेट वेट, हाँ जी बताइएगा, ये लाइंस कहाँ पर आती हैं आपकी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, गो ओड ऑन अ ग्रेशियन, और टू ऑटम में, और टू पेशी में, या फिर टू एंजिमन में आता है। सो एंजिमन नहीं है, एंजिमन वर्क तो था नहीं, बट ये वर्क किसके लिखे हुए हैं? जी जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे, ये वर्क्स किसके लिखे हुए हैं? ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और टू ऑटम किसमें है? ये बिल्कुल आप लोगों को अ थिंग ऑफ अ, ये आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं। और इसका जो कह सकते हैं कि ये लिखा किसमें गया था? ये लिखा गया था आप लोगों का राइमिंग कपलेट्स इयाम्बिक पेंटामीटर में। इसका कपलेट भी आता है, तो आप लोगों को याद रखना है इयाम्बिक पेंटामीटर, इसका जो है वो आंसर आएगा इयाम्बिक, ठीक है। मुझे आंसर देना, आप लोग ऑप्शन में बड़े आराम से दे सकते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज स्टायर ऑन द गॉथिक नॉवल, इनमें से ऐसा कौन सा नॉवल है जो कि स्टायर है गॉथिक नॉवल पर? गॉथिक नॉवल पर स्टायर है। गॉथिक नॉवल की बात करते हैं, वैसे रोमांटिक पीरियड में ही गॉथिक नॉवल जो है वो बहुत फेमस हो गए थे, बट इनमें से कौन सा ऐसा नॉवल है जो कि स्टायर किया गया? प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थैंगटन एबे। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, दीज फोर नॉवेल्स हैव बीन रिटन बाय जेन ऑस्टन। फेमस 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 है कि नहीं है? बिल्कुल है, बड़ी बड़ी तगड़ी वाली नॉवलिस्ट है ये भी, है ना। चारों वर्क है। पहला क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, पहला इनका नॉवल क्या था? इनमें से फर्स्ट नॉवल कौन सा था जो कि जेन ऑस्टन ने लिखा था? किसी को याद हो कि वो पहला क्वेश्चन, पहला इनका नॉवल कौन सा था जो कि जेन ऑस्टन ने लिखा था?
सो क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? जी जी, हम लोग हैं अभी इस क्वेश्चन पर। जी, तो नॉर्थेंगन एम्बे या फिर आप लोगों का एमा आएगा, प्राइड एंड प्रेजुडाइस आएगा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी आएगा, या फिर क्या आएगा? जेन ऑस्टन का कौन सा नॉवल था जो फर्स्ट नॉवल, इसको याद रखना है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ठीक है, नॉर्थेंग एबे जो है, नॉर्थेंगन एबे, ठीक है, नॉर्थेंगर एबे जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बट जेन ऑस्टन का फर्स्ट नॉवल जब भी आए तो आप लोगों को सेंस एंड सेंसिबिलिटी याद रखना है। चलिए, हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर? डी क्वेंसी ने, हैजलिट ने, लैम ने? आंसर दीजिएगा। ये कब हुई थी? डिस्टिंग्विश बिटवीन, हु डिस्टिंग्विश्ड, फेमस हुआ था, किसका वर्क ये फेमस हुआ है? द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर, फेमस ऑफ डी क्वेंसी। डी क्वेंसी इसका राइट ऑप्शन आएगा। ये कब फेमस हुआ था, थोड़ी सी आप लोग इसकी डिटेल जानिएगा। डी क्वेंसी का फर्स्ट पब्लिश्ड इन नॉर्थ ब्रिटिश रिव्यू इन अगस्त में हुआ है, और 1848 में इसको जो है एज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल, ठीक है, इसको ऐसे एज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल ऐसे ऑन, किसके ऐसे, किस पर है ये एक ऐसे आ जाएगा एलेक्जेंडर पोप पर, ये ऐसे बना था। ठीक है, एलेक्जेंडर पोप पर डी क्वेंसी। और इसका जो आपका ईयर आएगा याद रखेंगे, फर्स्ट पब्लिश इन नॉर्थ ब्रिटिश में हुआ है, और इसका ये अर्थ है 18, याद रखेंगे 1848 एज अ पार्ट ऑफ अ क्रिटिकल ऐसे ऑन एलेक्जेंडर पोप में। ठीक है, डी क्वेंसी ने ये वर्क लिखा था। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोइट इज द मोस्ट सेंसिटिव टू कंफ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू? अब आपको ये बताना है विक्टोरियन पोइट पर आगे। हमने अभी तक रोमांटिक पीरियड के जो पोइट्स हैं वो पढ़े होंगे, है ना, आप लोगों ने अभी तक वो देखी हैं, रोमांटिक पीरियड्स की जो पोइट हैं वो देखी हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विक्टोरियन पीरियड की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपको विक्टोरियन पीरियड वो एग्जाम में पूछती है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो क्या होगा राइट ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा इसका। Which among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new? तो क्या आ जाएगा आपका? टेनिसन, रोस्टी, ब्राउनिंग, या फिर स्विनबर्न? जी, जिसका भाई देखिए मोस्ट सेंसिटिव कंफ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड द न्यू में कंफ्लिक्ट आया, तो एक ही राइटर इसका आता है, टेनिसन। ठीक है जी, क्या आंसर आएगा इसका? टेनिसन आएगा। अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज रिटन बाय मिसिस गास्कल, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, या एमिली ब्रॉन्टे? अंडर द ग्रीन वुड ट्री किसने लिखी थी? मिसिस गैस्कल ने लिखी है, जॉर्ज एलियट ने लिखी, थॉमस हार्डी ने लिखी, या फिर एमिली ब्रॉन्टे ने लिखी है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री। थॉमस हार्डी, एमिली ब्रॉन्टे, मिसिस गैस्कल। देखिए ये एक नॉवेल है, ठीक है, ये नॉवेल किसने लिखा था? अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये रिटन बाय इज नॉट जॉर्ज इलियट, नहीं है, थॉमस हार्डी में। थॉमस हार्डी का एक वर्क बहुत फेमस है, द हार्ड टाइम्स वर्क, है ना, एक बहुत फेमस वर्क है थॉमस हार्डी का, याद रखेंगे। इन्होंने लिखा था ये रूलर पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, जिसका पूरा नाम है, ठीक है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, रूलर पेंटिंग ऑफ डच स्कूल। ठीक है, इसको लिखा गया थॉमस हार्डी ने लिखा था, रिटन बाय थॉमस हार्डी। किस ईयर में लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ जाए तो 1872 में लिखा गया। याद रखेंगे, याद रहेगा गाइस, याद रहेगा जी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। The office of circumlocution occurs in David Copperfield, Bleak House, Great Expectation या Hard Times? The office of circumlocution ये कब अकर हुआ है ये बताना है आपने। डेविड कॉपरफील्ड के मतलब वर्क में, ब्लीक हाउस में, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, या फिर हार्ड टाइम्स? ऑफिस ऑफ सर्कुमलोकेशन किस नॉवेल में ये हुआ है?
बहुत फेमस वर्क है, किसका वर्क है? ये वर्क है हमारे, बिल्कुल याद रखना, ब्लीक हाउस। ठीक है, किसमें हुआ है? ब्लीक हाउस। जी नहीं, हार्ड टाइम्स में नहीं हुआ। ये थॉमस हार्डी ने लिखा, किसने लिखा था? ये लिखा था चार्ल्स डिकन्स ने। ब्लीक हाउस किसने लिखा था? चार्ल्स डिकन्स ने। अगर चार्ल्स डिकन्स का कोई और वर्क, फेमस वर्क है वो बताइएगा, बट ब्लीक हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल। द नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकन्स। द नॉवल मैरी बार्टन इज रिटन बाय मिसेस गैस्कल, जॉर्ज एलियट, एमिली ब्रॉन्टे या फिर डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स ने। मैरी बार्टन, मैरी बार्टन किसके द्वारा लिखा गया है? मिसेस गैस्कल के द्वारा या फिर किसके द्वारा? जी, मैरी बार्टन को लिखा है, यहाँ पर देखिए आपको मैं बताती हूँ, इसका ईयर जो है 1842 है। इसका दूसरा नाम है, मिसेस गैस्कल तो है, बट इसको पूरा नाम जो है एलिजाबेथ गैस्कल इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिजाबेथ, मिसेस एलिजाबेथ गैस्कल इज अ फुल नेम ऑफ द राइटर। द पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अकर किसमें हुआ? स्टडी ऑफ पोइट्री में, स्टार्टर्स में किसमें आया है? स्टडी ऑफ पोइट्री किसने लिखा था पहले ये बताइए? स्टडी ऑफ पोइट्री में आता है ये, द पोइट्री ऑफ क्रिटिसिज्म। देखिए लाइन है, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये आता है कल्चर एनार्की में आता है, मॉडर्न पेंटर्स में आता है, स्टडी ऑफ पोइट्री में आता है, या फिर सेटर रिसोर्टर्स में आता है ये वर्क। ये लाइन किस में आई है? पोइट्री द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, बिल्कुल बहुत फेमस लाइन है, द स्टडी ऑफ पोइट्री। बिल्कुल, द स्टडी ऑफ पोइट्री जो है फेमस लाइन है। ये लिखा किसने था? इसका वर्क का राइटर कौन है? स्टडी ऑफ पोइट्री लिखी है मैथ्यू ऑनलॉर्ड ने। किसने लिखी है? मैथ्यू ऑनलॉर्ड। क्लियर है? ऑनलॉर्ड, ठीक है। किस ईयर में लिखा गया है इसको? 1880 में। किसमें लिखा गया? 1880 में। क्लियर? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था बहुत 2024 में क्वेश्चन आया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मतलब फेमस किसने किया था? तो वो आप लोग शायद जेम्स जॉयसी ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा था उसका आंसर। सो अकॉर्डिंग टू यू किसने फेमस किया था? बाकी आप लोग बताइएगा। टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किस वर्क में से लिया गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फेमस वर्क। अब देखिए, याद रखेंगे एक टर्म होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें इंसान जो है अपने बारे में ही मतलब बात करता रहता है, अपने से ही मतलब वो बाहर जिंदा तो है बट वो बात अपने से करता रहता है। ठीक है, वो बाहर जिंदा तो है पर वो बात ना थोड़ा अपने आप से ही बार बार बात करता रहता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किस बुक में से लिया गया है? द ह्यूमन माइंड से, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी से, द माइंड ऑफ मैन से, या फिर मोड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से? द ह्यूमन माइंड से, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द माइंड ऑफ मैन, या मोड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? जो टर्म है इंटीरियर मोनोलॉग, मैंने कहा ना इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको मोनोलॉग नहीं, इसको लिए दूसरा नाम रख सकते हैं हम लोग, इंटीरियर मोनोलॉग भी रख सकते हैं। ठीक है, क्या नाम रख सकते हैं इसका? इंटीरियर मोनोलॉग भी इसको कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जीएस फ्रासर्स द गोल्डन बॉक फोकस ऑन इमेजेस, मेटाफर्स, सिंबल्स, आर्किटाइप्स। जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट ऑप्शन इसका? जीएस फ्राजर्स द गोल्डन बॉग फोकस करता है इमेज के ऊपर, किसके ऊपर भी फोकस करता है? जल्दी से बताओ। ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, मैं कमेंट सेक्शंस में आप लोगों के आंसर की वेट कर रही हूँ। देखिए, इसको लिखने वाले कौन है? सर जी, इसको लिखने वाले हैं सर जेम्स जॉर्ज फ्राजर। ठीक, एक सेकेंड, सर जेम्स जॉर्ज फ्राजर इसको लिखने वाले हैं। ठीक है, ये किस पर बात करता है? सिंबल्स पर बात करता है। किसकी बात करता है? सिंबल्स की बात करता है। आर्थर मिलर्स, ठीक है, एक बहुत फेमस हुए मॉडर्न पोइट रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न राइटर रहे हैं। उन्होंने कौन सा वर्क था? उनका वर्क था डेथ ऑफ सेल्समैन, रिलाइज फॉर इट्स ट्रेजिक सीरियसनेस ऑन द फेट ऑफ व्लादिमीर लकी, एस्ट्रगन, या फिर विली लोमेन। देखिए, अब आपको करेक्टर्स पता होने चाहिए। एस्ट्रगन, व्लादिमीर एंड लकी, ये कौन से फेमस करेक्टर हैं? कहाँ के फेमस करेक्टर हैं? अगर आप लोगों को याद हो तो ये तीनों फेमस करेक्टर हैं हमारे। एक प्ले आया था, कौन सा?
वेटिंग फॉर गॉडोट, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आप सभी ने वेटिंग फॉर गॉडोट के राइटर कौन थे। प्ले था ये, है ना, छोटा सा प्ले है। इसके राइटर कौन है, बहुत फेमस, वही देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछा जाता है और आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके फेमस वेटिंग फॉर गॉडोट के फेमस मतलब वो राइटर कौन है प्ले राइट कौन थे, सैमुअल बेकेट। ठीक है, ये तीनों करेक्टर्स एक ही प्ले के हैं, एस्ट्रगन, व्लादिमीर एंड लकी, एक ही प्ले के करेक्टर है। अब रह गया कौन सा, विली लोमैन। तो अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग गैस भी कर सकते थे, है ना। चलिए, बड़ा फेमस है, डेथ्स ऑफ सेलमैन भी इज अ फेमस वन। द करेक्टर Leopold Bloom makes an appearance in the novel The Sound and the Fury Ulysses to the Lighthouse, या फिर The European। यूलिसेस किसने लिखा है, एक यूलिसिस पोइम भी हुई है, अगर आप लोगों को याद हो, यूलिसिस एक पोइम भी है ना गाइस, यूलिसिस एक हमारी पोइम भी है। टू द लाइट हाउस, द यूरोपियंस, या फिर टू द लाइट हाउस किसका वर्क है, अगर आप लोगों को याद हो, ये किसका वर्क है, ये है वर्जीनिया वुल्फ का। किसका वर्क है, वर्जीनिया वुल्फ का ये वर्क है। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का ये वर्क है। द यूरोपियंस, यूलिसिस, द साउंड एंड द फ्यूरी। कौन सा राइट ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जो आप लोगों को यूलिसिस एक पोइम है, मैं आप लोगों को दो तरीके की यूलिसिस बताऊंगी, आप लोगों को पता ही है। एक तो है यूलिसिस एज अ नॉवल, ठीक है, ये हम लोग ले सकते हैं यूलिसिस एज अ नॉवल, यूलिसिस एज अ पोइम। यहाँ इन्होंने नॉवल का पूछा है, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर नॉवल पूछा गया है ना, तो आप लोग बता सकते हैं ना नॉवल। नॉवल तो गाइस आप लोग बता सकते हैं बड़े आराम से, किसने लिखा था। यूलिसिस एक लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, ठीक है, एक वर्क लिखा है यूलिसिस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, ठीक है, और जो पोइम है वो लिख दी टेनिसन ने, और जो नॉवल है वो किसने लिखा था, वो लिखा था जेम्स जॉयसी ने, फेमस वन। वर्जीनिया वुल्फ याद हो अगर आप लोगों को, तो लिखा था उन्होंने टू द लाइट हाउस। चलिए नेक्स्ट क्या है, हु इज द फॉलोइंग ऑथर्स रिप्रेजेंट ऑफ द श्रीलंका डिस्पोरा। हु इज द फॉलोइंग ऑथर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं श्रीलंका डिस्पोरा। साइरिक, डेविडीन, माइकल ओंडेट्रे, या फिर ऑनलॉर्ड, एमजी वसंजी। ये राइटर्स होते हैं ना जो आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, और आप लोग हमेशा सोचते हैं कि यार ये राइटर्स कहाँ से आ गए हमारे लिए, है ना, ये राइटर्स कहाँ से आ गए, ये आउट ऑफ द बॉक्स ही है ना, तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ना तो पड़ेगा आपको। हु इज द फॉलोइंग ऑथर्स रिप्रेजेंट द श्रीलंका डिस्पोरा। इनमें से कौन सा है श्रीलंका डिस्पोरा का। इसका राइट ऑप्शन जो आएगा आप लोगों का, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स रिसीव आ सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट इन लेस मुरे, जीवन हार्वर्ड, जूथ राइट, या एडी होप। ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स रिसीव आ सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट इन लेस मुरे, जीवन हार्वर्ड, जूडिथ। यहाँ पर अमेरिकन भी मैं स्टार्ट कर दूंगी साथ साथ में आप लोगों को। लिटरेचर, जूडिथ राइट इसका राइटर है, ठीक है, ये राइटर किसके लिए, जिसको सिंपैथिक ट्रीटमेंट मिला है, ये जूडिथ राइट को मिला था, ठीक है। मार्गरेट आटवुड बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो इनको हमेशा याद रखिएगा, मार्गरेट आटवुड को आप लोगों को याद ही रखना है, ठीक है। ये कौन से राइटर है, मार्गरेट एटवुड, ये कौन से राइटर है, ये है कैनेडियन राइटर। फ्यूचर ऑफ कैनेडियन, मेक अ केस फॉर कैनेडियन लिटरेचर। उनका वर्क था सर्वाइवल, उनका कौन सा वर्क है, सर्वाइवल है। मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी क्लासेस में, आपको पूरा डिटेल में ये वर्क जो है समरी वगैरह सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड वर्क, जो जब भी ब्रिटिश लिटरेचर से ऊपर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ये पूछते जरूर हैं, ठीक है, सो ये याद रखिएगा। कैनेडियन लिटरेरी स्टडीज, कैनेडियन जी, कैनेडियन लिटरेरी स्टडीज, कैनेडियन नेशनलिज्म, द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर, द पास्ट ऑफ कैनेडियन लिटरेचर। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका गाइस, जल्दी से बताएंगे आप सभी।
कैनेडियन लिटरेचर स्टडी, ए ऑप्शन। ये वो लिटरेचर के थे ना। वीएस नेपुल्स लेटेस्ट बुक इज मिस्टिक मैशर, वीएस नेपुल्स, ठीक है। इनकी अभी अभी जो फेमस बुक हुई है वो कौन सी है? मिस्टिक मैशर, अबैंड इन द रिवर, अमंग द बिलीवर्स, या फिर हाफ अ लाइफ। यस, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत फेमस इसकी डिटेल जो है, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डिटेल को पढ़ना, इस क्वेश्चन की डिटेल में जाना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सेटिंग है इस प्ले की, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, नॉवल है। इस नॉवल की सेटिंग किसमें है? इंडिया में है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा अगर आप लोग इन कॉपी पेन लिया हुआ है। हाफ अ लाइफ इज पब्लिश्ड इन 2001 में। इंडियन राइटर है वीएस नेपुल्स, पब्लिश्ड बाय एल्फ्रेड ए कूप ने, लिखा इन्होंने है एल्फ्रेड ए कूप ने इसको पब्लिश किया गया था। मैं क्यों कह रही हूँ फेमस है? क्योंकि ये लॉन्ग लिस्टेड फॉर, ये लिस्टेड था मैन बुकर प्राइज के लिए। मैन बुकर प्राइज मिलता है इंडिया में, तो मैन बुकर प्राइज मिला था, किसको मिलेगा? वीएस नेपुल्स को मिलेगा। उन्होंने लिखा था हाफ अ लाइफ, ठीक है। इसको पब्लिश किया गया था, एल्फ्रेड कूप ने पब्लिश किया गया था। मैन बुकर प्राइज के लिए लिस्टेड था। आई हैव नॉट सेड दैट ये विनर हुए हैं, बट लिस्टेड, इट वाज लिस्टेड। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको बैच मिल जाएगा। आप लोगों को इंडियन जो फेमस राइटर्स हैं नाउ अ डेज दैट कैन बी आस्क्ड इन योर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, तो आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक by Salman Rushdie refers to 15th century Spain as a starting point? अगर आप लोगों को याद हो, सलमान रुश्दी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका कौन सा ऐसा उन्होंने कहा है? रुश्दी refers to the 15th century Spain as a starting point. हारोन एंड द सी ऑफ स्टोरीज, द मूर्स लास्ट साई, शेम या गिरमस, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा मूर्स लास्ट साई, ठीक है। क्या राइट ऑप्शन आपका आएगा? मूर्स लास्ट साई। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कैसे लग रही क्लास आप सभी को? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। मूज और सलमान रुश्दी हम लोग पूरी डिटेल में इनका वन बाय वन नहीं, ईच वर्क पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत बार क्वेश्चन इनका आता है। चलिए एक क्वेश्चन आ गया है। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज रिटन बाय, हु इज अफ्रेड ऑफ, वर्जीनिया वुल्फ से कौन डरता है? आर्थर मिलर ने लिखा था, एडवर्ड एल्बी ने लिखा था, टेनिसन विलियम्स ने लिखा था, या फिर ऑजीन ओनेल ने लिखा था? हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये किसने लिखा था? इसको लिखा था 1962 में एल्बर्ट एल्बी ने, ओके, ठीक है। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये किसको लिखा है? किसने लिखा था? एडवर्ड एल्बी ने लिखा था। इट वाज रिटन बाय इन 1962 बाय एडवर्ड एल्बी। इमामू अमीरी बारका इज अ कैरिबियन राइटर। देखिए हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को ऐसे राइटर्स पूछे जाएंगे एटलीस्ट आपको। देखिए वो ये नहीं कहते, दे नेवर गोइंग टू आस्क यू नो डीपली, इतना नहीं पूछ सकते। बाकी जैसे ब्रिटिश राइटर्स के बारे में डीपली पूछेंगे, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश के बारे में पूछेंगे, इंडियन ट्रांसलेशन जो कि हुई हैं इंग्लिश में वो पूछ लेते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद के बहुत ज्यादा फेमस जो वर्क है उनको ट्रांसलेट किया गया था लेटर ऑन इंग्लिश में, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इमामू अमीरी बराका ये कैसे राइटर हुए? कैरिबियन राइटर थे, अमेरिकन राइटर थे, अरब राइटर थे, या फिर श्रीलंकन राइटर हैं? तो आप लोगों को अफ्रीकन लिटरेचर याद रखना है। चिन्नई अचीबी, अचीबी आप लोगों को पता होगा ना, फेमस उनका वर्क भी है एक। सो चिनवा अचीबे का चैनवा अचीबे का एक फेमस वर्क भी है, वो भी आप बहुत फेमस राइटर हुए, कैरिबियन राइटर थे, ठीक है। कौन से राइटर हैं ये? अरब राइटर नहीं है, कैरिबियन राइटर इसका आंसर आएगा। चलेंगे। द मिसलेनियरी वॉज पब्लिश फ्रॉम साहित्य अकादमी, राइटर्स वर्कशॉप, ध्वन्यालोक, या फिर आप लोगों का आएगा पेन। उन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं दिया शायद, क्या नहीं, पब्लिश फ्रॉम पेन कहां से हुआ था? पब्लिश्ड बाय राइटर्स वर्कशॉप, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा? 38 का बी। हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रिक्रिएट्स द लाइफ ऑफ यूरोबिया उइबो कम्युनिटी? चिनुआ अचीबे, डेरेक, तो भाई रीयूनाइट किया था उन्होंने, किसने किया था?
फॉलोइंग राइटर्स रिक्रिएट्स दी, कौन से राइटर्स ने रिक्रिएट किया है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, रिक्रिएट्स द लाइफ ऑफ यूरोबिया इबो कम्युनिटी को। सो ऑप्शन दिए गए हैं डेरेक वेलकॉट, वोल्सियांका, चिनुआ अचेबे और ओकेट। वोलेसियांका, ठीक है, वोलेसियांका विल बी द राइट वन, बी ऑप्शन, जो कि इज अ नाइजीरियन प्ले राइट एंड पोइट हुई हैं। वोलेसियांका कौन थे, नाइजीरियन, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, नाइजीरियन प्ले राइट एंड पोइट। इनको अवार्ड भी मिला था 1986 में नोबेल प्राइज का। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, इनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। लिटरेचर में इनको 1986 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, और साथ साथ में फर्स्ट अफ्रीकन टू ऑनर दैट कैटेगरी, ठीक है, नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल अफ्रीकन, जो फर्स्ट अफ्रीकन राइटर जिसे नोबेल प्राइज मिला है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है, फर्स्ट अफ्रीकन राइटर हैं, लिख लीजिएगा मेरे साथ 3-4 बार याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को पूछ सकते हैं। अफ्रीकन राइटर जिनको नोबेल पुरस्कार, नोबेल लिटरेचर, नोबेल प्राइज मिलता है, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिलता है, 1986 से मिला, वोल्सियांका को मिला, जिन्होंने, देखिए कुछ ना कुछ उनको मिलता है जिन्होंने अच्छा लिखा भी होगा, कुछ तो मतलब सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ लिखा है। सो राइटर्स रिक्रिएट्स द लाइफ ऑफ द यूरोबा इबो कम्युनिटी की, है ना, ये राइटर्स हैं, इन्होंने रिक्रिएट किया था लाइफ को, उनकी कम्युनिटी की लाइफ को, ठीक है, तो वोल्सियांका याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following white female authors are sympathetic to the cause of blacks? Important one. Go for this. Last question can be, बहुत famous है guys. Who of the following white female ऑथर्स आर सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ ब्लैक्स, की ब्लैक्स के बारे में जो मतलब लिखा, सिंपैथी थी जिनको, तो वैसे कौन सी थी राइटर, फीमेल ऑथर है, तो कौन सी फीमेल ऑथर है, मार्गरेट रेबल, नडाइन गोर्डाइमर, मुरेल स्पार्क या फिर जीन रेस। तो जीन रेस आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, तो जीन रेस नहीं राइट ऑप्शन। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट इसके बारे में बता दूंगी, थोड़ा सा आप लोग जो है डिटेल में जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी ऐसे आपको जो नहीं आता ना, तो उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स होते हैं गाइस, तो वो आप लोगों को याद रखने चाहिए। चलिए, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। नेडाइन गोर्डाइमर, ये अफ्रीकन राइटर हुई हैं, ठीक है, ये कौन सी राइटर हुई है, व्हाइट फीमेल ऑथर्स जो कि आर सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ द ब्लैक्स, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आप लोग जान लीजिएगा। हाँ, सो जी डिटेल यही है कि ये क्या हुई हैं, ये एक बहुत ही फेमस राइटर हुई हैं, जो कि जिनको साउथ अफ्रीकन राइटर भी कहा जाता है। कौन सी राइटर थी, साउथ अफ्रीकन राइटर हैं, नोबेल प्राइज भी मिला है इन लिटरेचर में, ठीक है। कब मिला था इनको, मिला था, एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हुई हैं, अफ्रीकन राइटर हैं, एंड 1991 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। किसको, नेडाइन गोर्डिमर को, याद रखेंगे इतनी इनके लिए। और मैंने आप लोगों को सारा बता ही दिया कि मार्गरेट रेबल इसका राइट ऑप्शन नहीं है, नेडाइन गोर्डिमर, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव प्रैक्टिस्ड आई थिंक 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने रिवाइज किए हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे, 40 क्वेश्चंस, राइट। सो 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने रिवाइज किए। कैसी लगी क्लास आप लोगों ने बताना है, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू। अगर आप लोग हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप लोग बैच बाय करना चाहते हैं तो आप लोग बैच बाय कर सकते हैं। क्या करना है, आप लोगों को एचएन अध्ययन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी बैच बाय कर सकते हैं। बाकी कॉलिंग नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से बैच बाय कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्ड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर डिस्काउंट, इस बैच के ऊपर अगर आप लोग डिस्काउंट चाहते हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं और डिस्काउंट चाहते हैं, देन क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। 999 का ये बैच है, बट आप इस पर भी डिस्काउंट चाहते हैं तो यू शुड यूज द कोड NY10। By using NY10
आप लोगों को इस बैच के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। जरूर अगर आप लोग चाहते हैं यूजीसी नेट की तैयारी करना तो आप लोग तब भी NY10 कूपन कोड का यूज कीजिएगा। NY10 कूपन कोड का यूज आप इस किसी बैच को, इवन देन अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो NY10 कूपन कोड का अगर आप लोग यूज करते हैं देन आप लोगों को जो प्राइस है वो ड्रॉप प्राइस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, सो एट लास्ट हाउ वाज द क्लास, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। किस क्वेश्चंस की आप लोग और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एक क्लास और आएगी जो कि आपकी और प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।